हेलो दोस्तों, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं एडुफोरम एकेडमी पे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसमें हम ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। अभी 9th क्लास पे आई है, 6 to 12th। और मैंने स्टार्ट किया है अभी कुछ दिन से साइंस 9 to 12th। चूँकि 6, 7, 8 की साइंस बहुत ही बेसिक है, वो आप इजीली अपना कुछ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में अभी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे हमें, तो हम सोचेंगे उस पर भी आप एक वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हम 9th क्लास के एनसीईआरटी से स्टार्ट हमने किया है, तो हमने एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर। ओके। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, तो मैं एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं चाह रही, इसलिए मैं यहाँ बुक्स आपको प्रेफर कर रही हूँ कि एनसीईआरटी की आप बुक से पढ़ें। और इसलिए मैंने भी यहाँ पे बुक से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जो हमारा है पदार्थों को, मिश्रण को और एलिमेंट्स, कंपाउंड, इन सब के बारे में। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो हमारे आसपास की मैटर है क्या वो प्योर है, इसी बारे में हमने पढ़ा था। और हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आई थिंक हो गया है, दिस इज द थर्ड पार्ट। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मुझे यहाँ तक याद है मैंने 2 पार्ट इस पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम इस पर आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा था, आप लोग एक बार रिवाइज करा दूं, बता दूं कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सॉल्यूशन, और व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज सस्पेंशन। इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हम उसी सीरीज में आगे पढ़ रहे हैं कि जो हमने मिश्रण पढ़ा था, मिश्रण में दो दो तरह के एलिमेंट मिलाए जाते हैं, 2 कंपाउंड मिला के एक मिक्सचर तैयार होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि मिक्सचर में, मिक्सचर का मतलब ही है कि कोई 2 चीजें मिक्स हो रही हैं। ए इधर से आया, बी, या फिर सिंगल ए भी हो सकता है, और ये हमारा कोई सॉल्वेंट है यानी विलायक है। इसमें आके एक नया मटेरियल बन गया, नया पदार्थ बन गया, दैट इज सी। ठीक। तो अब हमको अगर ये जो हमारा नया सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है, जो मिक्सचर बनके तैयार हुआ है, अगर हम इसमें से, इसमें जो मिले हुए पार्टिकल्स हैं, जो मिले हुए पदार्थ हैं, मैटर हैं, कंपाउंड्स हैं, जो जो चीज़ मिली हुई है उसको हमें अगर अलग करना होगा एलिमेंट्स को, तो हम कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे, उसके बारे में हमारा ये चैप्टर आगे बता रहा है। तो देखते हैं कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिक्सचर में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं। पहली बात, 2 तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब जैसे कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर हैं उनको तो हम हाथ से बुन के, छान के, इस तरीके से अलग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे हेट्रोजेनस होमोजेनस मिक्सचर क्या है, तो इन्हें मैं आपको मैं जस्ट अ मिनट। हाँ, सो आई एम बैक। 2 तरह के मिक्सचर के बारे में हमने जाना था, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, समांगी और विषमांगी। ठीक। अगर आपको हिंदी टफ लगती है तो भाई आप इंग्लिश समझिए, इंग्लिश टफ लगती है तो आप हिंदी समझिए। जैसा कि इनके नाम में ही है, नाम अपने आप में क्लियर कर देते हैं क्या समांगी है, क्या विषमांगी। विषमांगी मतलब विषम चीजें, जो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। और विषमांगी, हेट्रोजेनस मिक्सचर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि इन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। अब चूंकि हम आंखों से देख सकते हैं तो इन्हें हम छान कर, हाथों से चुन कर इनको हम अलग कर सकते हैं। बट जब बात आती है होमोजेनस मिक्सचर की, जिनमें एक ही तरह के सॉल्युबल उसमें ऐड हैं, तो उनको हम अलग कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए दूध है, दूध में आपको प्रोटीन मिली है, कैल्शियम मिला हुआ है, लिपिड्स मिले हुए हैं, पानी भी मिला हुआ है, इतनी सारी चीजें हैं। तो अगर इनमें से अलग करना हो तो क्या करेंगे, तो उसी सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि हमको होमोजेनस मिक्सचर के बारे में आज बात करनी है। ठीक। तो पहले देखते हैं कि जैसे कि जो डाई होती है, डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग करें। तो यहाँ बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी जो क्या बोलते हैं गतिविधियां, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में गतिविधियां बताएं, क्रियाकलाप, टेक्निक्स, प्रैक्टिकल्स एक तरह समझिए
कि कौन कौन सी टेक्निक्स के द्वारा हम ये जो अपना मिक्सचर है उसमें से उसके अलग अलग एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। एक हमारा सबसे इजी होता है वेपोराइजेशन। आप यहाँ पे स्याही वगैरह सब छोड़िए, आप इस पे ध्यान दीजिए। सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में आपको मिल ही जाएंगे करने को, लेकिन मेन चीज़ क्या है आपकी वेपोराइजेशन। जैसे कि वाष्पीकरण में होता क्या है, जाहिर सी बात है किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसमें से पानी जो है वो वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही एक प्रोसेस है जो हमारी डाई है, डाई में अलग अलग कलर मिले होते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, एक वॉच ग्लास आप समझते हैं, वॉच ग्लास होता है प्रैक्टिकल की, जो आप अगर आप लैब में कभी गए होंगे तो एक कांच की प्लेट जैसी होती है, उसको हम वॉच ग्लास बोल देते हैं। और यहाँ एक बीकर है, उसमें हमने पानी भरा है और नीचे हमने स्टोव से उसको हीट देना स्टार्ट किया है। ठीक, और यहाँ हमने रखी है क्या, इंक। तो जब हम इसको हीट देंगे, चूंकि यहाँ पानी है तो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा, जाहिर सी बात है यहाँ से भी भाप निकलेगी, यहाँ से भी वेपोराइजेशन की प्रोसेस होगी, कुछ वेपर्स निकलेंगे यहाँ पे। तो लास्ट में जब पानी वगैरह सब निकल जाएगा तो लास्ट में हमारी क्या बचेगी, इंक बचेगी, डाई बचेगी, वो भी ब्लैक कलर की। ठीक है, तो एक प्रोसेस आपकी ये हो गई कि वाष्पीकरण की विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। हम इस प्रैक्टिकल से हमें क्या मिलता है कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक, विलय का मतलब आप समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। इनके पदार्थों को हम वाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, पानी में ऐसे नमक घोल दिया है किसी ने, अगर पानी में अगर आपको नमक बाहर निकालना है तो क्या करना होगा, जाहिर सी बात है जो पूरा सॉल्यूशन है उसको हम थोड़ा हीट देंगे, और हीट देने के बाद आपको क्या मिलेगा कि इसमें अगर पानी है, ऐसे हमें दिख नहीं रहा है नमक कितना है। अब जब हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया किसी स्टोव से, सिलेंडर से, तो यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से भाप निकलेगी। ठीक, पानी भाप बन के ऊपर उठ जाएगा और बचा क्या, नमक। नमक इनकी दीवारों पे जम जाएगा सॉलिड फॉर्म में, इसको आप अलग कर सकते हैं। एक ये प्रैक्टिकल भी हो गया, उदाहरण के तौर पे आप समझिए इन सबको। दूसरा क्या है, हाँ, एक प्रोसेस है कि दूध से क्रीम को कैसे अलग करेंगे। ये एग्जाम्पल है, टेक्निक का नाम क्या है, टेक्निक है हमारी अपकेंद्रीकरण। हिंदी थोड़ा टफ पड़ जाती है क्या, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम प्योर हिंदी में नहीं, थोड़ा इंग्लिश, मेन टर्म्स इंग्लिश में समझाइए। चलिए भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, आपको हिंदी इजी लगे हिंदी समझिए, इंग्लिश इजी लगे इंग्लिश समझिए, बट कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक, तो ये आगे देखते हैं कि जैसे कि दूध है, दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। आपने घरों में देखा होगा, हमारी जो मम्मी दादी लोग हमेशा एक मथनी घर में रखती थी, तो उससे मक्खन निकाल के बाहर करती थी, बाकी बचा हुआ अंदर क्या रह जाता था, लिक्विड फॉर्म में। तो मक्खन में क्या होती थी, मक्खन में होती थी क्रीम, लिपिड्स। ठीक, ऐसे ही हम दूध को क्रीम से अलग करने की एक विधि बताएंगे आपको, जो लेबोरेटरीज में यूज की जाती है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें एक मशीन होती है, इसमें यहाँ खांचे बने होते हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स को रखने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम डालते हैं क्या, अपने टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर, एक निश्चित स्पीड पे स्पीड फिक्स कर दी जाती है, और क्या फिक्स कर दिया जाता है, टाइम फिक्स कर दिया जाता है। एक निश्चित स्पीड और निश्चित टाइम के लिए हम इसको घुमा देते हैं। तो ये जब स्पीड में, जैसे कि आपने देखा है घर में, घर के एग्जांपल से समझिए, मिक्सी, जब वो राउंड करते हैं, चक्कर घूमते हैं जोर जोर से, तब क्या होता है, तब ये होता है कि जो ये आपकी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें आपने दूध रखा हुआ है, सॉरी टेस्ट ट्यूब ज़्यादा मोटी हो गई, इतनी मोटी होती नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें दूध अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाती है।
इस तरीके से कुछ होता है। एक सेम यही प्रोसेस किस में होती है आपकी, सेम यही प्रोसेस होती है आपकी जब आपको अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हुआ होगा तो यूरिन टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं, उसमें भी इसी टेक्निक का यूज होता है। और एक और चीज़, जब हम ब्लड को लेते हैं, ब्लड सैंपल्स को, तो उसमें हमें डीएनए भी निकालना होता है। बहुत सारे लोगों को जो प्रैक्टिकल करते हैं लाइव लैब में, बड़े हो जाएंगे तो आप करेंगे, तो डीएनए आइसोलेशन की प्रोसेस में हम सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमने अभी बताया था, उस अपकेंद्रीकरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें ब्लड डाल देते हैं, अपना सॉल्यूशन डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं इसी मशीन में। ऐसी टेस्ट ट्यूब्स लगा के यहाँ से टेस्ट ट्यूब डालते हैं और इसको हम जब घुमाते हैं बड़ी देर तक, एक निश्चित टाइम के लिए, निश्चित स्पीड पे, तो हमें ऐसी टेस्ट ट्यूब में हमारा जो डीएनए होता है बहुत हल्का होता है। मैं डीएनए की तरफ नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि वो आपकी समझ से बाहर हो जाएंगी चीजें। तो डीएनए होता है बिल्कुल लाइट फाइबर में। डीएनए वैसे व्हाइट होता है लेकिन मैं ब्लैक में समझा रही हूँ। कुछ इस तरीके से डीएनए हमारा ऊपर दिख जाता है और नीचे क्या रह जाता है, नीचे लिक्विड, ब्लड और सीरम रह जाता है। जो ब्लड में चीजें होती हैं वो डीएनए हमारा हल्का सा ऊपर आ जाता है रेशे में। इसी तरीके से बहुत सारे आप जो ऐसी क्रीम वाली चीजें हैं, जो लाइट वेट वाली चीजें हैं, उनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब बाहर निकालने का मतलब मेरा अलग कर सकते हैं मिक्सचर में से। आसपास मिल्क डेयरी हो, कहीं जाना पूछना कि क्रीम को दूध से कैसे निकालते हैं, दूध से पनीर कैसे बनता है, ये चीज़ समझने लायक है। आपको अभी मैंने प्रैक्टिकल करके समझाया आपको सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है, उसमें हम आप केंद्रीकरण विधि है, जब जो देर तक घुमाते हैं तो जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं आप केंद्रित मतलब सेंटर में आ जाते हैं, बाकी चीजें नीचे रह जाती हैं। ठीक है, इस विधि को हमने क्या नाम दिया, अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छान कर पत्र से बाहर निकल आते हैं। मतलब इनको हम पत्र मतलब किसी तरीके से छान कर समझने की कोशिश करिए आप, फिल्टर पेपर से निकाल के बाहर कर दो। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इतने छोटे कण हैं कि हम उनको छान के अलग नहीं कर सकते, लेकिन कभी इतने छोटे होते हैं कि उनको हम फिल्टर पेपर से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे मिश्रणों को जिनको हम छान के अलग नहीं कर सकते, छानन विधि नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनके अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है इस मशीन को, इसमें टेस्ट ट्यूब ऐसे रखी हैं, यहाँ से हम टेस्ट ट्यूब डालते हैं, इस शेप में कुछ कुछ मशीन होती है। जब इसको हम तेजी से घुमाते हैं तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब डीएनए आइसोलेशन हम करते हैं तो डीएनए में हमारा ब्लड, सीरम वगैरह सब नीचे रह जाता है और ऊपर क्या आ जाता है, डीएनए बहुत ही लाइट वेट होता है, फाइबर जैसा होता है डीएनए कुछ इस टाइप में। वो चीज़ें जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, भारी चीज़ तली में बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चीज़ों को अलग कर लिया सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा। अब आगे देखते हैं एक एग्जांपल घर की, आप बहुत इजी समझिए। जो घर में कपड़े धोने की मशीन होती है, ऐसी मशीनें जिनमें कपड़े सूखने के साथ ही बाहर निकलते हैं, तो उसमें भी सेम प्रोसेस होती है। उसमें कभी आप उसको देखिए, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन का एक तरीका है। उसमें भीगे हुए कपड़े होते हैं, जो कपड़ा देर तक घुमाते हैं तो जो लिक्विड है, पानी है, निकल जाता है और बाकी कपड़े हमारे सूख जाते हैं। अब आती है दो अघुलनशील, ऐसे जो लिक्विड जो आपस में घुले नहीं है, जैसे कि दूध और पानी घुल जाता है ना, ऐसा लिक्विड नहीं है। ऐसा लिक्विड है जो आपस में मिले नहीं है, डाले हैं साथ में, लेकिन उसको हम समझते हैं तेल और पानी के एग्जाम्पल से। पानी में तेल मिलाइए, तेल अलग दिखेगा और पानी अलग रहेगा, क्योंकि वो घुल गए हैं लेकिन फिर भी अलग है। इनको अलग करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, इनको अलग करने की एक प्रोसेस है सेपरेशन विधि के द्वारा। अभी हमने क्या समझा था ऊपर, अभी हमने समझा था सेंट्रीफ्यूगेशन, वेपोराइजेशन, और तीसरा हमारा क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन में क्या करते हैं, एक हमारा सेपरेशन ट्यूब होती है, कीप, उसमें हमने अपना जो मटेरियल था, जैसे कि पानी में अगर मिट्टी का तेल मिल गया है गलती से, हमने उसमें डाल दिया, अब मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। अब इस पानी को हम, एक स्टॉप कॉर्क लगी होती है यहाँ से, मतलब हम घुमा के बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो इससे हम पानी को नीचे ले सकते हैं। और जो ऊपर एक जो लेयर है मिट्टी के तेल की, वो ऊपर रह जाएगी। तो हमने इस सेपरेशन जो मेथड था
उससे हमने पानी और मिट्टी के तेल को अलग अलग कर लिया है। तेल और पानी को भी हम इसी तरीके से अलग कर सकते हैं। ये टेक्निक्स हैं जो आपस में आपको समझनी इजी तरीके से, ज़्यादा इनको टफ लोड नहीं लेना है इनका। अब इस थ्योरम को समझ लीजिए किस पे काम करता है। ये थ्योरम इस चीज पे काम करती है। ये चीज एक तरह से डेफिनेशन है और इसको आप थोड़ा सा गौर से पढ़िए और दिमाग में बिठा लीजिए कि इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो लाइट डेंसिटी में है वो ऊपर रहेगा। डीएनए का मैंने एग्जांपल दिया आपको, डीएनए लाइट होता है वो ऊपर रह जाता है, और जो ब्लड में ब्लड पार्टिकल्स हैं, सीरम वगैरह है, वो नीचे रह जाते हैं। इस विधि से जो डेंसिटी होती है अलग अलग चीजों की, उस हिसाब से चीजें अलग हो जाती हैं। विभिन्न द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। किसमें? सेपरेशन मेथड में। अब एक मेथड दूसरा आता है, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लिया इन्होंने। उसमें क्या किया, नमक और अमोनियम क्लोराइड, आप नमक को छोड़िए, आप इस प्रोसेस को समझिए। ये क्या है? सब्लिमेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब पता है आपको? कल हमने बताया था सब्लिमेशन, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब क्या है पता है आपको? सब्लिमेशन में क्या होता है कि तीन पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट? अब सॉलिड को जब पदार्थ की स्टेट चेंज करते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैटर आता है, ठोस से लिक्विड में आता है। किसी चीज को हम गर्म, कोई ठोस चीज है उसको हम गर्म करेंगे तो पहले वो पिघलेगी, और पिघलने के बाद फिर उसमें गैसियस फॉर्म में वो आती है। तीन स्टेट में जाते हैं पदार्थ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, हमने बताया था आपको, कि जो ठोस से उनको गर्म करने पर अगर हम उनकी स्टेट चेंज करना चाहें, अगर उनकी अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था में बदलाव चाहें, कि ठोस को हम गर्म करें, ठोस को हमें लिक्विड में बदलना हो, तो वो लिक्विड में ना जाके सीधा गैस फॉर्म में चले जाते हैं। सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में पहुंचते हैं, और गैस से सीधा सॉलिड में आ जाते हैं। बीच के लिक्विड वाले स्टेट से और सेकेंड स्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। ऐसी चीजों को, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और ऐसे पदार्थ क्या होते हैं? सब्लिमेबल। ठीक, एक एग्जांपल दिया था, घर में पूजा होती है, पूजा में कपूर इस्तेमाल करते हैं हम। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। तो कपूर के लिए कपूर को आप जलते हुए देखेंगे, सबसे इजी समझ में आ जाएगा आपको सब्लिमेशन क्या होता है। क्योंकि कपूर को जलाएंगे, कपूर ठोस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसको आप जब गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो वो डायरेक्ट गैस बन के उड़ता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है। तो वहां क्या हुआ? सब्लिमेशन हुआ। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन हुआ। ठीक, इसमें और भी एग्जांपल समझ लीजिए। अमोनियम क्लोराइड है, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब चीजें जब किसी मिश्रण में मिली होती हैं, इनको अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस यानी इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? मान लीजिए नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया। अब चूंकि अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का जो केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो NH4Cl। ठीक, अब NH4 अमोनियम क्लोराइड और नमक मिला हुआ है, तो हमने क्या लिया? एक चीनी मिट्टी की प्याली ले ली, राइट? चीनी मिट्टी की प्याली ली, उस पर हमने अपना जो मटेरियल था वो डाल दिया, मिक्सचर था वो डाला। इसको हमने हीट किया। उससे पहले हमने क्या कर दिया? एक कीप लेके उल्टी करके हमने उसमें रख दी, और इसके ऊपर इसके ऊपर हमने बंद किया किससे? कॉटन से। ठीक है, अब क्या होगा? जब हम इसको गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और नमक जो मिला हुआ है, जो मिक्सचर है हमारे पास, उसको गर्म करने पे अमोनियम क्लोराइड ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, जब ये गैस बन के, भाप बन के ऊपर जाएगा, तो जो यहाँ की जो दीवारें हैं, इनसे टकरा के ठंडा होके यहाँ बैठ जाएगी, इनके किनारे पे ठंडा होके वो भाप यहाँ बैठती है। तो फिर हमें क्या मिलता है? ठंडा होके ये अमोनियम क्लोराइड वापस मिल जाएगा, लेकिन लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा? ओनली सॉल्ट। नमक किसमें रह जाएगा? अमोनियम क्लोराइड की वाष्प ऊपर पहुंच जाएगी और इन दीवारों पर टकरा के यहाँ बैठ जाएगी ठंडी होके। तो इस तरीके से अगर किसी चीज में
ऐसे पार्टिकल्स मिले हों, ऐसे पदार्थ मिले हों जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, डायरेक्ट गैस फॉर्म में जाते हैं, तो उनको हम सब्लिमेशन की प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं उस मिक्सचर से। ठीक है, समझ लिया आपने? ये प्रोसेस तो बहुत इजी थी। अब एक और प्रोसेस समझते हैं। कि मान लीजिए एक हमारी प्रोसेस है क्या, क्रोमेटोग्राफी। हमने वेपोराइजेशन समझ लिया, सब्लिमेशन समझ लिया, सेपरेशन समझ लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन समझ लिया। अब हम क्या आते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई बोले क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो क्रोमा, क्रोमेटो किससे बना है, क्रोमा से। क्रोमा का मतलब क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज है कलर। जब हमको कलर में कलर देखने हैं, कौन कौन से कलर मिले हुए हैं किसी सॉल्यूशन में, तब हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं क्या होता है। एक लेते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं छानक पत्र। तो हम इस फिल्टर पेपर पे एक जगह से अपना जो हमारे पास स्याही है, जो डाई है, वो मिला देंगे। फिल्टर पेपर में क्या क्वालिटी होती है कि ये उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। अब हम इसमें इसको एक साइड से पानी में डुबोएंगे, केवल एक साइड से, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा। जैसे मैंने बताया कि चीजों को एब्जॉर्ब करता है किसी भी सॉल्यूशन को। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा ये फिल्टर पेपर, तो पानी को एब्जॉर्ब करने के साथ क्या होगा, जो वाटर है ऊपर की साइड में मूव करेगा, पानी ऊपर की साइड में जाएगा। अब जब पानी ऊपर जाएगा, तो जब ये, चूंकि ये स्याही पड़ी है हमारी, इंक पड़ी हुई है बीच में, तो इंक में घुले हुए बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारे डाई कलर मिले हुए आपस में, तब जाके एक डाई तैयार हुई है। तो कलर अलग अलग, जैसे कि ब्लू है, ब्लू कलर है इसमें, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ये सारे कलर इसमें मिले हुए हैं। तो हमें देखना है कि कैसे ये ऊपर की साइड में मूव करते हैं। क्योंकि पानी जब ऊपर जाएगा तो स्याही में घुले हुए बहुत सारे रंग हैं, और जो हर कलर की अपनी अलग क्वालिटी होती है कि वो घुलनशीलता उनकी कैसी है, पानी के साथ उनका रिश्ता कैसा है। सॉल्युबिलिटी देखेंगे यहाँ पे हम कि जो कलर पानी के साथ जितना जल्दी, जितना इजीली सॉल्यूट हो जाता है, जितना जल्दी घुल जाता है, वो कलर बहुत जल्दी मूव करेगा और बहुत ऊपर तक जाएगा। और ऐसे कलर जो पानी में देर में घुलते हैं, वो कलर सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाएंगे, कुछ कलर यहाँ तक पहुंचेंगे। जैसे कि ब्लू कलर आपका यहाँ आ जाएगा, ग्रीन कलर यहाँ आ जाएगा, और रेड कलर ऊपर तक चला जाएगा। इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन से कलर हैं, राइट। ये क्रोमेटोग्राफी का मेथड है। चलिए हम थोड़ा यहाँ देखते हैं। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में होता है, वाटर में जाहिर सी बात है पानी तो मिला ही होगा। और डाई किस में फॉर्म में होती है, सॉल्यूट फॉर्म में होती है। जैसे ही हमने पानी उस पे फिल्टर पेपर पे लगाया, पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, और डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। उसमें जो डाई है उसमें जो कलर है उनकी पानी के साथ घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर कितनी दूर तक मूव करेगा। इस बात को आप लोग याद रखना, राइट। ज्यादातर डाई दो या दो से अधिक कलर से मिलकर बनी होती हैं। ऐसे कलर जो जल में अधिक घुलनशील हैं, ज्यादा घुल जाते हैं, इजीली घुल जाते हैं, वो तेजी से ऊपर उठते हैं, और इस प्रकार कलर अलग अलग हो सकते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का रंग होता है कलर। ऐसे अब आपको क्या समझना है इसमें, ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुली होती है। मतलब सॉल्वेंट हमारा एक है और उसमें दो तीन चीजें, दो तीन मैटर आपस में आके मिल गए हैं, ए बी सी, तो उनके लिए भी हम इस मेथड का, क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज कर सकते हैं। बशर्ते ये कलर के लिए है, इसलिए हम इसको क्रोमेटोग्राफी में स्पेशली यूज करेंगे जब हमें कलर देखने होंगे तब। अब एक आता है कि जब दो घुलनशील लिक्विड आपस में मिल गए हों तब क्या करेंगे।
अब हमने देखा कि ऐसा ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो तरह के सॉल्यूशन मिले हुए हैं, ए प्लस बी, और दोनों ही लिक्विड है और ये आके मिल गए। अब इनको कैसे अलग करना है? एग्जाम्पल हमने क्या लिया, पानी और एसीटोन। पानी और एसीटोन को मिला दो, दोनों आपस में घुल जाएंगे। लेकिन जब हमें अलग करना होगा तब हम कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे? सब्लिमेशन कर नहीं सकते, क्रोमेटोग्राफी कर नहीं सकते, कलर नहीं आएगा इसमें, तो क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज है? सब्लिमेशन नहीं कर सकते, राइट। और जो हमने पीछे पढ़ा सेंट्रिफिकेशन, उसको भी नहीं कर सकते। अब हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसके लिए हम करेंगे आसवन विधि। आसवन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड। सॉरी, फिल्ट्रेशन नहीं, डिस्टिलेशन। आसवन मतलब डिस्टिलेशन, ठीक। डिस्टिलेशन में क्या होगा कि हमारे पास पानी और एसीटोन का मिक्सचर है, राइट। अब उसको हमने क्या किया, फ्लास्क में रखा, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में। नीचे से क्या दिया हमने, उसको हीट दे दी। ऊपर हमने क्या सेट कर दिया, एक थर्मामीटर। आप बोलेंगे थर्मामीटर क्यों सेट किया? बताते हैं, पहले पूरी इस क्रिया विधि को समझ लीजिए, पूरे इस प्रैक्टिकल को समझिए, ठीक है। यहाँ हमने एक वाटर कंडेंसर लगा दिया और इधर एक अपना बर्तन ले लिया जिसमें हमें जो यहाँ से चीजें आएंगी उसको हमें इकट्ठा करना होगा। अब हमने इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और एक टेम्परेचर सेट कर दिया कि उस टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाना है। अब क्या होगा कि एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर के उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो हम देखते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और हमारे पास क्या है, एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब एक चीज देखिए कि हम इसको अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए तब तो पानी भाप बन के निकल के इसमें से बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें तो फिर अलग करनी है चीजें। तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे कि जो कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कम टेम्परेचर वाली चीज है, उसके हिसाब से उसको हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप लेंगे। 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले एसीटोन भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा, ठीक। एसीटोन यहाँ से निकलेगा भाप बन के, यहाँ क्या लगा है, कंडेंसर, ये उसको कंडेंस कर देगा और यहाँ पे आके ये एसीटोन ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। जब लिक्विड बन के आ जाएगा तो हमने इसको एक अलग बर्तन में ले लिया। तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा बचा सिर्फ वाटर। समझ में आया? ये पूरी प्रोसेस आपकी कहलाती है फिल्ट्रेशन की। ये प्रोसेस वही होती है जहां पे ऐसे सॉल्यूशन मिले हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक, जिनके क्वथनांक, जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो और उनमें ठीक ठाक गैप भी हो। जैसे कि यहाँ पे था एसीटोन के साथ 54 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर था, इसलिए हमने इजीली इसको अलग कर लिया बाय फिल्ट्रेशन मेथड। याद करते चलिए कौन कौन सी मेथड थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, वेपोराइजेशन को हमने देखा था, उसके बाद हमने सेपरेशन देखा था, एक हमने सेंट्रिफिकेशन देखा, और हमने क्या देखा, और हमने देखा क्रोमेटोग्राफी मेथड देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा था फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। अब एक आता है, चलिए आपको थोड़ी थ्योरी बता दें, प्रैक्टिकल तो हमने बता दिया, समझा दिया। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है इस सब के अलावा। हाँ, ये देख लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। जो हमने प्रैक्टिकल समझाया है, जो हमने इतनी देर बोला है, यहाँ से समझिए। इस विधि को आसवन के फिल्ट्रेशन के डिस्टिलेशन के है, सॉरी गाइस, जो आसवन था
इसको हमने क्या बोला था, डिस्टिलेशन। ठीक है, ये हमने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा। मैं पता नहीं क्यों बार बार डिस्टिलेशन को फिल्ट्रेशन बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। आसवन विधि से हमने ये देखा, आपके क्या क्या है इसमें, इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को अलग करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। मतलब उनमें उनका बॉइलिंग, उनकी बॉइलिंग पॉइंट तो आएगी लेकिन वो अलग अलग पार्ट में टूटेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतर होता है, जैसे कि पानी और एसीटोन, जब बॉईल करना स्टार्ट किया तो दोनों अलग अलग नहीं हुए बल्कि दोनों साथ में, जबकि दोनों बॉइलिंग बॉइलिंग आई तो पहले एसीटोन उबलना स्टार्ट हुआ। एसीटोन कम टेम्परेचर पे उबल गया और पानी के लिए थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा लगना था, लेकिन दोनों में किसी तरह कोई विघटन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, कोई अलग अलग नहीं हुए, दोनों रहे, दोनों एक ही सॉल्यूशन में। बट शर्त ये थी कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट थे इनके बीच में अंतर था। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने डिस्टिलेशन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। आसवन और प्रभाजी आसवन में थोड़ा सा ही अंतर है कि क्या मेन अंतर ये है कि जो डिस्टिलेशन था, मतलब आसवन विधि थी, वो ऐसे सॉल्यूशन में, ऐसा पदार्थों को अलग अलग करने के लिए थी जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर है और एक ही सॉल्यूशन मिलके एक ही सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाए और बॉईल करने पे वो अलग अलग ना हो, राइट, उनमें विघटन ना हो किसी तरीके का। अब हम जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है यानी प्रभाजी आसवन, हिंदी इसकी समझिए, प्रभाजी आसवन, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि जो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं जो सॉल्यूशन में, उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर रहना चाहिए, यानी 25 केल्विन से कम, लेस देन 25 केल्विन। इनके क्वथनांक में जो अंतर है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए, तब जाके हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को, प्रभाजी आसवन विधि को इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि वायु से अलग अलग गैसों को निकालना, क्रूड ऑयल, इन सब क्रूड ऑयल में इसी मेथड का यूज होता है, आप लोग समझ लीजिए, कभी फ्यूचर में अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं। हाँ, तो ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, प्रभाजी आसवन, आसवन या डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ ये अंतर है कि यहाँ पे एक प्रभाजी कॉलम, मतलब फ्रैक्शनल कॉलम लगा देते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें कांच के टुकड़े भर दिए होते हैं, कांच की गोली भर दी होती है हमने, राइट। इसमें अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि जो हमारा मिक्सचर है उसको जब हम बॉईल करेंगे तो जैसे कि बहुत, मान लीजिए कोई चीज है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाती है इस मिक्सचर में, और कोई दूसरा पदार्थ है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाता है। अब क्या होगा कि जैसे कि पिछले हमने प्रैक्टिकल में क्या पढ़ा था, पानी और एसीटोन के बीच में काफी अंतर था, वो 54 था और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तब तो हमें आसानी रहती थी क्योंकि 54 पे हमने 54 डिग्री टेम्परेचर जैसे हुआ बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब अगर हमने 52 यहाँ कर दिया तो 54 वाला भी तो आसानी से बॉयल होने लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कॉलम है उसको लगा देते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। इसमें जो कांच के टुकड़े होते हैं, कांच की गोलियां होती है, क्या करती हैं कि मान लीजिए 52 पे सबसे मिनिमम टेम्परेचर हमने सेट किया है कि जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, प्रोडक्ट ए का, जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो थर्मामीटर में हमने 52 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया, उतनी टेम्परेचर हमने यहाँ दिया। अब क्या होगा, जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट वाला मैटर था वो बॉयल होके ऊपर जाएगा और भाप बन के ऊपर उड़ेगा। जब भाप बन के ऊपर आएगा, अगर साथ में 54 वाला भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो ये कांच के टुकड़ों के बीच में रह जाएगा और बाद में ये इसके ऊपर ना निकल के लिक्विड बन के वापस यहीं आ जाएगा, राइट। थोड़ी सी टेक्निक है यहाँ पे कि जो 52 वाला जो प्रोडक्ट पदार्थ है, मैटर है, वो तो भाप बन के ऊपर उड़ेगा और वहां से होते होते यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या है, वाटर कंडेंसर, ठीक। और
उसको हमने अलग फ्लास्क में ले लिया। लेकिन जो 54 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मैटर था उसकी भी बॉइलिंग अगर धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गई इसके साथ में, तो वो यहाँ तक जाएगा और कांच के टुकड़ों के बीच में फंस के तुरंत ठंडा होके वापस लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं, प्रवाजी आसवन विधि को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने मेन पॉइंट समझ लिया था कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के बीच में कम अंतर होता है, ऐसे पदार्थों के लिए हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं आगे वायु से गैसों को कैसे अलग करेंगे। वायु है उसको हम अगर कंप्रेस्ड कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और अलग अलग ऊंचाइयों पर गैसों की हम अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट से और अलग अलग गैसें निकल के बाहर आ सकती हैं। ऑक्सीजन इतने पे बॉयल हो जाएगी और ये और ऑर्गन और नाइट्रोजन इन सब के अलग अलग होते हैं। तो कंडेंस करके हम इनको गैसों को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अलग अलग गैसें पृथक हो सकती हैं। जैसे कि पूरा प्रैक्टिकल है कि वायु हवा डालेंगे, इसमें प्रेशर बनेगा, फिर गर्म वायु अलग निकलेगी, ठंडी वायु अलग निकलेगी जो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। इसको हम यहाँ से समझते हैं कि यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगा। अगर हम हवा से, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जो हवा है हम कहने को ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन गैस में भी प्योर ऑक्सीजन थोड़ी ना, बहुत सारी गैसेस मिली हुई है, कितने पॉल्यूशन है, कितने पॉल्यूटेंट्स मिले होते हैं, कई सारी तो जो हमारे धुआं वगैरह निकल रहा है अगल बगल, उनमें सल्फर गैस भी है। तो इन सब गैसें जो नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, अगर हम प्योर ऑक्सीजन निकालना चाहें तब क्या करेंगे, तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को अलग करना होगा। लिक्विड वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, कंडेंस किया जाता है, किसको, वायु मतलब गैस को, ठीक है। फिर टेम्परेचर घटा देंगे, कंडेंस करेंगे, टेम्परेचर घटा देंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। जो मैटर है उसका स्टेट गैसेस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। उसको हम कंप्रेस्ड करेंगे, फिर इस लिक्विड गैस को हम प्रभाजी आसवन जो हमने बताया था डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे गर्म करके, जहाँ सभी गैसें अलग अलग ऊंचाइयों पर अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार अलग हो जाती हैं। हर गैस का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट है। पहले हम उसको कंप्रेस करेंगे, कंडेंस, इन सबको जो गैस हमारे पास है या जो वायु है, हवा बोलेंगे, उसको हमने कंडेंस किया और उसके बाद अलग अलग सारी जो गैसें हैं वो अलग अलग निकल जाएंगी। जैसे कि जिसका जैसा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसी हिसाब से अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट छू के बाहर लिक्विड फॉर्म में निकल आएंगे। इस तरीके से समझिए आप इसको। पहले आप उसको ठंडा करेंगे, संपीड़ित करेंगे यानी कंप्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो लिक्विड फॉर्म में गैस निकल आएगी। फिर हम उसको क्या दे देंगे, फिर हम उसको दे देंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो पीछे हमने बताया था उस प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसे हमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग गैसें प्राप्त हो जाएंगी, राइट।